विमेन रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि और जैसे रेप इज़ वन ऑफ द थिंग, एंड आई थिंक तो क्या और कंट्रीज में नहीं होते हैं? बिल्कुल ऑल कंट्रीज में होते हैं, और मुझे पता भी है कि काफ़ी कंट्रीज में होते हैं, तो इंडिया वेस्टर्न में कंट्रीज फिर में भी आपको होते हैं। लगता है? तो आई थिंक ओवरऑल इंडिया में ही ओवरऑल टूरिज्म इज नॉट दैट ग्रेट एज इट शुड हैव बीन और एज इट यूज्ड टू प्री कोरोना। और अभी महंगाई, आई थिंक महंगाई इज़ वन ऑफ द रीज़न। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में महंगाई है, बट इंडिया में महंगाई थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, कंबोडिया, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर, मलेशिया इंक्लूडिंग, वहाँ पर भी इतनी महंगाई नहीं है कंपेयर्ड टू व्हाट इंडिया हैज़ टू ऑफर। तो हमें सर का स्वागत है आरटीडी के पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? बस एकदम ठीक हो, आप कैसे हो? सर बहुत अच्छा हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बात करना था, थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया हमें। और जैसे हम नॉर्मली पॉडकास्ट में शुरू करते हैं, बट इस समय मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अपने लाइफ को उतना सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, फिर भी स्टार्ट करते हैं चीज़ों को लेकर। आपने शुरुआत कैसे की चीज़ों को लेकर? सो बेसिकली मेरा अर्ली चाइल्डहुड तो मैं बॉर्न इन गुजरात रहा है, और गुजरात में गांव है धांगध्रा करके, जो राजकोट ज़िले में पड़ता है, तो वहीं से मतलब मेरा बॉर्न वहीं पर हुआ था। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ रूल है हमारे गुजराती में, और शायद और कम्युनिटीज़ भी होगा, कि फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी मम्मी के होम टाउन में रहती है। तो मैं आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड, तो मेरी डिलीवरी गुजरात में हुई थी धांगध्रा, और फिर मैं वहाँ पर 4 महीना रहा, और उसके बाद मेरे फादर इज़ ओरिजिनली फ्रॉम बॉम्बे। फिर मेरी मॉम मुझे 4 महीने की थी, फिर बॉम्बे लेके आई, और तब से फिर मैं बॉम्बे में ही या मुंबई में पला बड़ा हूँ, और मैंने स्कूलिंग, मेरी एजुकेशन सब बॉम्बे में ही हुई है। सो ये मेरा अर्ली चाइल्डहुड रहा है। और फिर आई थिंक स्कूल का समय कैसा गया आपका? स्कूल वॉज वेरी गुड। मेरे मेरे घर के बाजू में स्कूल था, अच्छा था, और बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ का रेपुटेशन नहीं था, टीचर्स बोलते थे बहुत अच्छे थे, लीनियंट थे। तो आई थिंक मैं वही स्कूल में, मैं पहले दूसरी स्कूल में था एक्चुअली, तो मुझे खाने का प्रॉब्लम्स बहुत हो चुका, थोड़ा इंडाइजेशन का तकलीफ़ होता था, क्योंकि बहुत दूर घर का खाना अलाउड नहीं करते थे, टिफ़िन वहाँ का ही लेके स्कूल का कैंटीन में से खाना पड़ता था, जो ठंडा रहता था, तो अच्छा नहीं लगता था मुझे, थोड़ा गर्म खाने की छोटे पन्ने से आदत थी। तो फिर मेरी मॉम ने स्कूल चेंज किया, जो घर के नज़दीक था, तो फिर मम्मी वहाँ पे टिफ़िन दे सकती थी गर्म खाना, तो फिर गर्म खाना मिल गया, और फिर पेट का प्रॉब्लम भी ओके हो गया, दोनों ओके हो गए। आपने बताया कि मतलब मैथ्स से सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होती थी, तो क्या बचपन से बड़े ड्रीम्स थे आपके, या फिर छोटी छोटी चीज़ें थी? नहीं, ड्रीम्स तो कभी बड़े थे ही नहीं। लोग बोलते हैं कि ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। मेरे ड्रीम्स हाँ मतलब एक लेवल तक बड़े थे, लेकिन इतने भी बड़े नहीं थे कि जो अनअचीवेबल हो, या मुझे जैसे मतलब जैसे टाटा या बिरला या अंबानी अदानी जैसे कंपनीज खोलना है, ऐसे तो मेरे ड्रीम नहीं थे। हाँ, मेरे एक ड्रीम तो था कि मैं पायलट बनूं, पर मैथ्स ही अच्छा नहीं था पायलट के लिए। पीसीएम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अच्छे चाहिए, जो मेरे नहीं थे, तो वो मेरा ड्रीम कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर सोचा कस्टम ऑफिसर बनूं, लेकिन क्यों? वो भी फिर मेरे फादर चाहते थे कि मैं कोई बिजनेस लाइन में लूँ, और कस्टम ऑफिसर का क्या ड्यूटी रात को भी रहता है, मतलब उसके वर्किंग आवर्स भी मेनली कस्टम ऑफिसर रात में भी होते, दिन में भी होते। तो मेरे फादर ये चाहते थे कि भाई बच्चा रात को तो घर पे आवे, मतलब सो ही कैन बी हार्ड वर्किंग इन द डे टाइम, रात को घर पे आके सो जाए। तो कस्टम ऑफिसर, इसके लिए शायद माई फादर वॉज नॉट रेडी फॉर दैट प्रोबेबली। और फिर आई जस्ट थॉट के मुझे मेरे फिर पापा ने बोला मेरे बिज़नेस में आ जा, तो आई जस्ट थॉट कि ठीक है मैं उनके बिज़नेस में आता हूँ। उतना नॉलेज लिमिटेड था, जो इतना मेरा नॉलेज, तो दैट वाज इनफ कि मैं मेरे फादर की लाइन में
मतलब मैं काम कर सकूँ, क्योंकि उनके माय फादर इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट, तो उसमें उतना कुछ आपने क्या सीखा अपने डैड से? मेरे डैड से काफ़ी कुछ सीखा है, बट मेरा डैड पंक्चुअल है, टाइम के बहुत सारे पंक्चुअल है, जो मैं कभी था नहीं, बट उनके नेतृत्व के मैं नीचे वो सीखा हाउ टू बी पंक्चुअल। काफ़ी कोऑर्डिनेटेड बंदा था, है, सो वेरी कोऑर्डिनेटिव, और इफेक्ट वो फॉलो अप में बहुत मानते हैं, मतलब किसी का खून पी लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब इतने पीछे पड़ते, तो वो बोलते कि हाँ हाँ भाई मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ या मैं मिल रहा हूँ तुझे, तो वो वैसा था। तो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्स आई वुड से फॉर हिम। एंड और तो मैं मेरे फादर धनिया दाल बहुत खाते हैं, और धनिया दाल सब लोगों को देते रहते हैं, तो ये भी मैं एक सीखा कि धनिया दाल एटलीस्ट गुटखा तो नहीं खाते थे, वो अच्छी बात है, तो धनिया दाल खाते थे, तो मैं ये सीखा कि धनिया दाल लो, और किसी को भी आपको थोड़ा इम्प्रेस करना हो, थोड़ा बार्गेनिंग करना हो, तो उसको 1-2 रुपये की धनिया दाल दे दो, तो वो फिर उसको अच्छा लगता था कि नहीं बंदा सामने वाला अच्छा है, तो मे बी ही कुड वो हेल्प, थोड़ा प्राइस बार्गेनिंग में अच्छा भी जाए, तो किसी को अपना लगता है कि हाँ भाई आप किसी को फ्री में देते हो, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर आई फील। ओके, कम टू द पॉडकास्ट। सबसे मेन चीज़, जब आप एजेंट बने, टूरिस्ट एजेंट बने, तो वो सफ़र कैसा था एक नॉर्मल पर्सन से? और मुझे जेन्युइन आपका पूरा एक टूर बताइए कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए। तो पहले मैं नौकरी करता था, जहाँ पर मैं साड़ी की लाइन में नौकरी करता था, और वहाँ पर मैं काफ़ी सालों वहाँ पे नौकरी करी, और फिर एक बार मैं मिड डे देख रहा था, तो मिड डे न्यूज़पेपर में देखा कि एक आर्टिकल था जहाँ पे एक लेडी अपने गेस्ट को भुलेश्वर थर्ड भोईवाड़ा दिखा रही थी, तो मुझे तो तब तीसरा भोईवाड़ा कहाँ पर था मुझे पता नहीं था, तो मैं भाईवाड़ा बोलता था, लेकिन था वो भोईवाड़ा। और वो लेडी अपने गेस्ट को लेके पूरा भुलेश्वर दर्शन करवाती थी, 2 घंटे का टूर था, और तब 1500 रुपये लेती थी। तो आई जस्ट रियलाइज़ के, और 6 लोग थे वहाँ पर, तो 2 घंटे का टूर का आई थिंक वो 9000 रुपीज़ होता है। तो मुझे लगा कि यार, तब मेरी पॉकेट मनी उसके आधी भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट, कि 2 घंटे का अगर 9000 मिलता है तो फिर वो ठीक है, मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं था, आई एडमिट, पर मैं उतना भी बुरा नहीं था कि मैं कैलकुलेट कर सकूं। तो आई जस्ट थॉट कि अगर 2 घंटे का 9000 मिलता है, अगर 5-6 लोग रहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। So I think this was one of the most biggest क्या बोलते हैं कि बिगेस्ट ट्रेनिंग पॉइंट या बिगेस्ट मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था कि मैं कुछ यही लाइन में निकलूँ, मतलब टूरिज़्म में। और बिकॉज उनके सारे क्लाइंट्स 2 घंटे का को मतलब ज़्यादातर, और इंडियंस ने तो सारा कुछ देखा रहता है, तो उनके साथ फॉरेनर्स थे, तो फॉरेनर्स को कल्चर वगैरह देखना अच्छा लगता है। तो आई थॉट कि चलो मैं यही लाइन में अगर घुसता हूँ, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर मी, और आई कैन डू समथिंग। तो आई स्टार्टेड वर्क, तो पर मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, उनका आर्टिकल भी था, लेकिन उनके और कोई डिटेल्स नहीं थी, खाली उनका नाम भी था। तो बट मैं कैसे करूँ? तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक मंदिर है, तो मैं वहाँ पे मैं जाता था मंदिर में, और मंदिर में काफ़ी सारे फॉरेनर्स आते थे देखने के लिए, क्योंकि मंदिर का आर्किटेक्चर इतना भव्य था। तो आई जस्ट थॉट कि हाँ, दिस इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले वो मिड डे का आर्टिकल पढ़ा था, और फिर मैंने देखा कि इतने सारे फॉरेनर्स ये मंदिर में आते हैं। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू द टेम्पल मोर ऑफ्टन, और मैं जाता था, मैं देखता था कि लोग कैसे, जो गाइड्स है वो इतने अच्छी तरह से फॉरेनर्स को सिखाते हैं। तो एक तो मुझे तब मैंने चूज़ करा कि मैंने पहले जब आर्टिकल पढ़ा कि जाऊंगा कुछ करूंगा लाइफ में, तो शायद यही लाइन में आगे हो सकता है, तो मैं यही लाइन में करूंगा। और फिर जब मैंने देखा कि फॉरेनर्स भी इतने अकोमोडेटिव है, इतने रिसेप्टिव है, जो आप बोलते हो उनको बहुत अच्छा भी लगता है, उनको आपका कल्चर, आपकी कंट्री, और हिंदुस्तान है भी इतना ब्यूटीफुल, और मुंबई भी इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर आई जस्ट थॉट कि यही लाइन में कुछ आगे करते हैं। और फिर वन डे क्योंकि मैं कुर्ता पैजामा, और मैं फिर सीखता था, मैं देखता था कि गाइड्स कैसे उनके हाव भाव, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, द वे दे स्पीक, उनकी इंग्लिश की क्लैरिटी, और इतने अच्छे समझाते थे।
और फिर उनको टिप भी अच्छा मिलता था। तो आई थिंक दैट वाज वन रीज़न कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये इंडस्ट्री में घुसूँ और लाइफ में आगे बढ़ूँ ये इंडस्ट्री में। और वन डे मैं जबा कुर्ता पहनता था, पायजामा कुर्ता, और वन डे ऐसा मैं मंदिर में से बाहर निकल रहा था तो वहाँ पे एक लेडी आई और लेडी ने बोला कि कैन यू टेल मी वेयर द हैंगिंग गार्डन इज़। तो मैं हैंगिंग गार्डन बता रहा था। तो पहले मैं उनको बोला हैंगिंग गार्डन तो नज़दीक है, बट उसके पहले ये मंदिर आ रहा है, आप मंदिर के जाके मंदिर में ही देख लीजिए कैसा अच्छा मंदिर है। तो बोला वेयर इज़ द टेम्पल, वेयर इज़ द टेम्पल। तो मैं बोला टेम्पल ऊपर है। तो बोले कि हाँ, बट फिर मैं देखा कि उनको शायद नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर मंदिर है। तो मैं उनको मंदिर में लेके गया और फिर मैंने उनको थोड़ा सा समझाया, जो मैं गाइड से जो मैं सुनता था और मैं समझ पाया, थोड़ा बहुत उनको समझाया। तो आई थिंक शी वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। जो मुझे तो हालांकि इतना नॉलेज नहीं था तो भी शी वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। सो उसने मुझे तब जाके पहला टिप दिया। एंड आई थिंक पैसा मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, बट शी गेव मी द फर्स्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। और वो लाल नोट तब 2000 रुपये तब चलते थे, 2000 रुपीज़। तो वो 2000 के लाल नोट आज भी मैंने उसका कलर ज़ेरोक्स मेरे पास है। तो वो मेरे लिए स्पेशल था और स्पेशल है। तो आई थिंक वो टूरिज़्म वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरे लिए। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ वो जो, बट इसका जो मेन है वो जो आर्टिकल मिड डे, आई थिंक दैट triggered me a lot to come into this industry. एक पर्सन से कंपनी कैसे बन पाई फिर? तो जब जो हमारे क्लाइंट जो फ्रेंड जो लेडी थी, बाद में जाके मेरे फ्रेंड भी बने, पहले क्लाइंट बने और फिर बाद में जाके फ्रेंड बने। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि वाई डोंट, फिर हम लोग ने फ़ोन नंबर्स लिए थे, तो वी वर एक्सचेंजिंग मैसेजेस और व्हाट्सएप के जरिए ईमेल्स के ज़रिए हम लोग बात करते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू डू समथिंग, वाई डोंट यू स्टार्ट योर वेबसाइट, वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन कंपनी, एंड बिकॉज यू आर अ वेरी गुड गाइड। लेकिन उसने ये उनका बड़कपन था कि उन्होंने मुझे बोला था कि यू आर अ वेरी गुड गाइड, बट आई स्टिल वॉज नॉट वेरी कन्विंस कि मैं एक्चुअली इतना अच्छा हो। बट आई वॉन्टेड सम मोर ट्रेनिंग, बिकॉज ये मुझे तो पता था कि मेरे में और भी काफ़ी जगह है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो फिर मैं जाके मंदिर जाता था, और मैं मंदिर जाता था तो हर संडे, क्योंकि पहले मैं नौकरी करता था तो मुझे सैटरडेज़ भी वी वर वर्किंग ऑन सैटरडेज़, तो खाली एक संडेज़ ही फ्री रहता था। एवरी संडे में टेंपल जाता था मंदिर, और मंदिर सुबह, क्योंकि फॉरेनर्स का टाइम पूरे दिन रहता था, तो 10 बजे से मैं स्टार्ट करता था तो 6 बजे मैं घर पे आता था। और मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से एटलीस्ट 2 साल तक मैंने, एटलीस्ट 1.5 साल तक तो 100% मैंने कोई संडे खाना ही नहीं खाया घर पे आफ्टरनून, क्योंकि मैं मंदिर में ही रहता था, थोड़ा सा सिखाता रहता था अलग, क्योंकि एक गाइड के अलग अलग हर एक चीज़ के अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, अलग अलग थियोरीज होती है। तो आपका एक व्यू रह सकता है, मेरे व्यू अलग, एक चाय आप अलग बना सकते हो, मैं अलग बना सकता हूँ, कोई और अलग बना सकता है। तो वैसे ही हर एक टेम्पल का अलग अलग थॉट प्रोसेस रहता है। तो मैं हर एक गाइड को देखता था और इंग्लिश भी सुनता था उनका, जो मेरा इंग्लिश भी तब इतना अच्छा नहीं था। तो ऐसा सीखते गया आई थिंक 1.5 और फिर मोटा सा 1.5 और थोड़ा बहुत 1.25-2 साल तक मैं सीखा। और उसके बाद फिर, लेकिन मुझे गाइड थोड़ा इंग्लिश तो आने लगा, लेकिन गाड़ी कहाँ से लो, क्योंकि रेंटल कार्स भी चाहिए। तो फिर मैं नीचे उतरता था और हर एक फॉरेनर अपने गाड़ी में आता था रेंटल कार में, फिर मैं गाड़ी के ड्राइवर्स के कांटेक्ट करता था, उनका फ़ोन नंबर लेता था और उनके बोलता था ये आप कौन से कंपनी से, या आप कौन से कंपनी से आ रहे हो। फिर कंपनी का नाम, डिटेल्स लेता था, और फिर मैं उन कंपनी को फ़ोन करता था और उनको बोलता था कि क्या आपके मतलब रेंटल रेट्स है। और उस हिसाब से फिर मैं रेंटल कार्स पहले मैं बाहर से करता था, और मैं फिर धीरे धीरे करता गया, फिर मैं करता गया, और फिर मुझे भी लगा कि और लोगों की ज़रूरत है। तो जो गाइड्स, जो फॉरेनर्स आते थे जिनके साथ, तो उनका नंबर, उनके भी नाम मैं उनको पूछता था कि मैम आपका क्या नाम है, सर आपका क्या नाम है, और मैं नाम लिखता था। और मैं एक मेरा बुक बनाता था, उसमें मैं गाइड्स
मैं मेरे तरफ से लिखता था कि ये गाइड का इंग्लिश बहुत अच्छा है, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इनके ड्रेसिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, और फिर मैं अपने हिसाब से लिखता था। और फिर ये पूरे गाइड के जो लिस्ट है वो एक्चुअली चर्च गेट पर जो इंडियन टूरिज़्म ऑफिस है वहाँ पे उनके गाइड्स के लिस्ट है। तो फिर मैं वहाँ पे जाता था और फिर मैं जो नाम जो मैं उनको पूछता था कि ये गाइड्स के मुझे नाम चाहिए, उनके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो फिर वो देते थे, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग देम। और वही गाइड्स जो पहले जिनसे मैं सीखा, फिर मैंने उन्हीं को वो फ्रीलांसर्स थे तो फिर मैं उन्हीं को हायर करता था मेरे असाइनमेंट्स, मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए, और दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड दिस। ओके, आपने बोला कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जब लॉकडाउन आया। हाँ, लॉकडाउन आया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज़ लॉकडाउन में क्या था कि जैसे यहाँ से लोग वहाँ बाहर जाना बंद हुए, और हमारा तो इनबाउंड ट्रैवल कंपनी है, सो फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हम लोग उनको कैटर कर रहे थे। तो स्वाभाविक बात है कि जब यहाँ से वहाँ का बंद हुआ तो वहाँ से लोगों का यहाँ आना भी बंद हो चुका। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। और उसके बाद फिर हमारे पास हमारे खुद के, इन द मीन टाइम मैंने खुद की गाड़ियाँ ले रखी थी, मैंने हमारे गाइड्स वगैरह हायर कर रखे थे ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी। फिर मैं भी गाइड्स को ट्रेन करते गया नए, तो फिर वो पेरोल ऑफ द कंपनी पर तब तक आ चुके थे। फिर उसके बाद धंधा, क्योंकि फिर धंधा ही नहीं था मार्केट में, हम लोग ने चलाया, हम लोग ने उनको 1 साल 2 साल तक रखा, बट काफ़ी दिक्कतें हुई क्योंकि टूरिज़्म फिर उठा ही नहीं। और और काफ़ी गाइड्स थे, तो दे वर नॉट फ्रॉम बॉम्बे और मुंबई नेसेसरीली, वो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे। सो देन दे थॉट कि ठीक है, मैं अपने गांव, होम टाउन में वापस जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई नौकरी धंधा है नहीं, और हम लोग भी एक लेवल तक ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए। सो वी अनफॉर्चुनेटली विद अ हैवी हार्ट वी हैड टू से देम कि सॉरी, आप अभी हम लोग आपको नहीं सस्टेन कर पाएंगे, एंड हाथ जोड़ के वी हैड टू से देम सॉरी, एंड वी हग्ड देम। बट फिर और ड्राइवर्स का भी यही हाल था कि वो फिर मतलब बिकॉज हमारे पास इनकमिंग ही नहीं थी और आउटगोइंग का भी एक लिमिट था हमारा भी, तो आई थिंक 2 साल के बाद फिर वो भी एग्जॉस्ट हो चुका था। तो फिर दैट इज़ हाउ इट वाज वेरी बैड फॉर अस, बिकॉज ओवरऑल, और पर्टिकुलरली टूरिज़्म सेक्टर, जो इनबाउंड टूरिज़्म सेक्टर है, उनके लिए तो काफ़ी सैड था। आगे और सारी कंपनीज उठी, इंडियंस जो फॉरेन जाते थे उनका तो बहुत आगे डिमांड, मतलब वो तो काफ़ी डिमांड में था, क्योंकि पीपल वांटेड टू गो ट्रैवल। बट फॉरेन और इंडिया में जो लॉकडाउन है वो काफ़ी लंबा चला कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट रियली इम्पैक्टेड अस अ लॉट। क्या लगता है क्या रीज़न है, बिकॉज सडनली बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है टूरिज्म सेक्टर में, तो क्या लगता है क्या रीजंस है, मुंबई में क्या रीजंस है? सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, और आई थिंक ओवरऑल इंडिया में ही ओवरऑल टूरिज्म is not that great as it should have been or as it used to pre-corona, और अभी महंगाई, आई थिंक महंगाई इज़ वन ऑफ द रीज़न। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में महंगाई है, बट इंडिया में महंगाई थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, कंबोडिया, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर, मलेशिया इंक्लूडिंग, वहाँ पर भी इतनी महंगाई नहीं है कंपेयर्ड टू व्हाट इंडिया हैज़ टू ऑफर। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और सब जगह पर वॉर्स भी चालू है, तो फॉरेनर्स और महंगाई वहाँ पर भी इतनी बढ़ चुकी है, उनके भी काफ़ी लोन्स है EMIs के, वो भी EMIs उनको भी भरना वगैरह रहता है। और मेनली कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ था कि रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर हुआ। सो इफ़ यू सी दिस, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस तो है, बट ओवरऑल और थोड़ी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होते जा रहा है, बट ओवरऑल थोड़ा सा
जब भी मैंने अभी आपसे बात किया तो आपने कहा कि वॉशरूम्स के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए तो जो आपने लोकली। हाँ, वॉशरूम्स की तो काफ़ी दिक्कत होती है। फॉरेनर्स आर रेडी टू पे द मनी। आप $1 ले लीजिए, 100 रुपया, $1 करीबन मोटा मोटा सा 92 रुपीज़, 91 92 है, तो दे डोंट माइंड पेइंग यू $1 or $2। बट आई थिंक कहीं ना कहीं दे शुड, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत कमी है। काफ़ी क्रूज़ लाइनर्स आते हैं तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है, बड़े बड़े बसेस को हैंडल कर पाना एक ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब बड़े बड़े क्रूज़ लाइनर्स आते हैं तो यू नीड मोर बसेस, और एक एक क्रूज़ लाइनर्स में 4,000 5,000 लोग आते हैं, तो हाउ वुड यू मैनेज दैट। और फिर ये इनमें से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, तो इनको फिर बाथरूम या वॉशरूम लेके जाना, कहाँ पे लेके जाए, और थोड़ा सा मतलब बहुत दिक्कत होता है कि, तो ये तो बहुत मेजर इश्यूज़ है विच वी हैव बीन टेलिंग देम सिंस मैनी ईयर्स कि इफ़ गवर्नमेंट ये सारे मतलब इफ़ दे कैन लुक अपॉन दिस इश्यूज़, तो आई थिंक मुंबई कैन अट्रैक्ट डेफिनेटली मच मोर नंबर ऑफ पीपल। कुछ प्लान है आपका अपनी टूरिज्म सेक्टर को देख के, कुछ आगे प्लान्स हैं आपका? फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि आगे जिस हिसाब से टूरिज़्म जा रहा है, प्लस गोवा में भी फॉरेनर्स के ऊपर फॉरेनर्स मतलब फॉरेनर्स के क्रूज़ लाइनर्स के ऊपर भी उन्होंने मतलब वहाँ के लोकल्स ने थोड़ा सा पत्थरबाजी किया था, बिकॉज दे वांट कि बसेस नहीं आनी चाहिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो आई थिंक ओवरऑल जब तक अगर पहले जैसा फुटफॉल नहीं होता है, तब तक वी कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग मोर और एक्सपेंशन। काफ़ी चीज़ और भी एक चीज़ है, जैसे मुंबई में चोर बाज़ार था, तो अभी वो चोर बाज़ार पूरा रीडेवलप हो रहा है। धारावी जो एक खोताचीवाड़ी एक ज़माने में हम लोग करते थे, बट खोताचीवाड़ी भी वहाँ पर भी रीडेवलपमेंट है, पूरा खोताचीवाड़ी भी ऑलमोस्ट धीरे 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 बंद होती जा रही है। धारावी की बात चल रही है, वो भी रीडेवलपमेंट में जाने वाला है। तो अगर आप देखेंगे ये हमारे 3 से 4 टूर तो ऑलरेडी फिर इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वो भी सारे बंद हो जाएंगे। तो फिर वो हमारा जो टूर्स है दिन ब दिन बॉम्बे डेवलप्ड होते जा रहा है, विच इज़ ग्रेट, बट एट द सेम टाइम जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड बॉम्बे, जो चोर बाज़ार या नल बाज़ार वगैरह को जो वगैरह देखने आते थे, स्लम टूर करने आते थे, खोताचीवाड़ी देखने आते थे, तो वो सब अभी ख़त्म होते जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि एट दिस मोमेंट वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग बिगर और डू समथिंग और थिंक ऑफ समथिंग एल्स, बट राइट नाउ फ़िलहाल तो टूरिज़्म इंडस्ट्री इज़ नॉट डूइंग दैट ग्रेट, पर्टिकुलरली इनबाउंड टूरिज्म। ओके, एक छोटा सोल्यूशन है जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपने जो वॉशरूम का प्रॉब्लम बोला, तो जो होटल्स होते हैं वो भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं अपना वॉशरूम, तो उसमें क्या कहना है आपको? हाँ, बट होटल्स भी सोचेंगे ना कि इन हाउस गेस्ट पहले जब उनके इन हाउस गेस्ट के लिए सोचेंगे, जैसे कि उनके खुद के इन हाउस गेस्ट है और उनको बाथरूम जाना है, और क्रूज़ लाइनर के एक बस बड़े बड़े बसेस के भी लाइक 52 पीपल, तो 50 ऐसी ये एक बस की मैं बात करूँ, अगर 4 बस वहाँ पे आ गए तो 200-250 लोग एक एक होटल में चले जाएंगे। तो हाउ कैन द होटल ऑल्सो सस्टेन, मतलब क्योंकि उनका तो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, उनके पानी यूज़ हो रहे हैं, उनके लाइट यूज़ हो रहे हैं, राइट, उनका जो वेंटिलेशन फ़ैन है वो भी यूज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है। सो और फिर जब उनके इन हाउस गेस्ट को अगर जाना होता है तो फिर वो कहाँ, वो फिर अगर 100 लोग हैं, 2 बसेस के क्लाइंट्स आ चुके हैं वॉशरूम में, तो फिर उनके इन हाउस गेस्ट की बारी कब आएगी? और फॉरेनर्स तो वो पहले कहीं मतलब दे विल ऑलवेज अलाउ यू टू गो फर्स्ट आफ्टर, उनका तो एक ही लॉजिक है, उनका एक ही मंत्र है कि आफ्टर यू, पहले आप उसके फिर मैं। तो वो 100-150 लोगों को जाने देंगे, फिर उनका नंबर कब आएगा? तो प्रैक्टिकल
लेवल पर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी होटल वाला अपने इन हाउस गेस्ट को, मतलब वो उनको बाद में देखेगा और पहले गेस्ट को देखेगा, मतलब जो क्रूज लाइनर्स है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं दे वुड थिंक ऑफ देयर इन हाउस गेस्ट, जो होना ही चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। तो अगर वो हम लोग सोचते हैं तो इन हाउस गेस्ट के बारे में, तो फिर आई थिंक, और क्रूज़ लाइनर्स की तो 10 बसेस भी हो सकती है या 15 भी हो सकती है। तो आप हर एक होटल में अगर 200 बसेस जाएंगे तो भी 200, तो भी 100 150 लोग हो जाते हैं। आप बताइए ना सोल्यूशन फिर क्या है? Solution I think the government can think of making more washrooms। तो क्या सिर्फ बातें वॉशरूम तक हैं? क्या इसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा चीज़ें टूट गई हैं, टूरिज्म डाउन हो गया, सिर्फ एक वॉशरूम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं और वो है, प्लस पार्किंग। हमें पार्किंग की भी दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल गेटवे ऑफ इंडिया है या फिर धोबी घाट है, तो वहाँ पर कहाँ पर हम लोग पार्क कर सकते हैं, राइट? वहाँ पे पार्किंग के भी इश्यूज है। और अगर हम पार्क करते हैं विच फिर हमारा मतलब फिर टिकट भी मिलता है, विच इज़ ऑब्वियसली, क्योंकि वो पूरा VIP एरिया है या नो पार्किंग जोन है फॉर दैट मैटर। एंड इफ़ यू आर पार्किंग योर बसेस या फिर कार्स, तो यू गेट अ टिकट। तो फिर पार्किंग भी इश्यू है। फिर इंडिया में ओवरऑल विमेन रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे रेप इज वन ऑफ द थिंग, एंड आई थिंक तो क्या और कंट्रीज में नहीं होते हैं? बिल्कुल ऑल कंट्रीज में होते हैं, और मुझे पता भी है कि काफ़ी कंट्रीज में होते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी होते हैं। तो इंडिया में इसीलिए, क्योंकि जब बाकी कंट्रीज में गवर्नमेंट PR हैंडल करती है, गवर्नमेंट बाकी सारे कंट्रीज में गवर्नमेंट को पता है कि क्या क्या न्यूज़ लीक करनी चाहिए या क्या क्या न्यूज़ पब्लिक को बतानी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे भी तो बोलते हैं गोदी मीडिया पर्टिकुलर मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कैन मैनिपुलेट थिंग्स। हाँ, बट आई अंडरस्टैंड, बट अभी PR कहीं ना कहीं PR थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अगर होता तो ये न्यूज़ लीक नहीं होती, बिकॉज ये मीडिया में आ जाते हैं कि यहाँ पे ये रेप हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो इवेंचुअली कहीं ना कहीं फॉरेनर्स को थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वो आएंगे इन सिंगल, पहले सोलो विमेन ट्रैवलर्स काफ़ी आते थे फॉरेनर्स, जैसे हम लोग काफ़ी हैंडल करते थे सोलो विमेन टूर्स, सोलो विमेन ट्रैवलर्स। बट इफ़ यू सी ओवरऑल जो निर्भया, इसका सैडली बट ट्रूली जो निर्भया रेप कांड हुआ दिल्ली में, आई थिंक दैट वाज द पॉइंट कि उसके बाद ओवरऑल मार्केट इंडिविजुअल सोलो विमेन ट्रैवलर्स का कंप्लीटली मतलब बहुत ज़्यादा कम हो चुका। कुछ भी सोल्यूशन नहीं चीज़ों को लेकर? सोल्यूशन इज द गवर्नमेंट शुड मेक द लॉज मोर स्ट्रिक्टर, क्योंकि बाकी तो आप कैसे करोगे? अगर इंडिविजुअल्स करते हैं तो उसके हु विल बी देयर? इंडिविजुअल्स अगर कोई ऐसा घिनौनी चीज़ करते हैं लेडीज से, तो फिर द पुलिस, बेसिकली गवर्नमेंट, what I mean is police, तो police should be even more stricter। obviously पुलिस भी क्या करे, because if the laws are, और फिर Indian jurisdiction is such that it takes long time। तो I think if we can work out on that, then probably India will have more number of customers and clients compared to what other countries are having right now। ओके सर, जैसे आपने मुझे बताया था कि बहुत टाइम पहले आपके साथ एक स्कैम हुआ था, जहाँ पर आपने एक ट्रेनिंग कोर्स को लिया और उसमें बेसिकली आपके साथ पैसे ले लिया गया और बाद में सही से आपको सिखाया नहीं गया। तो उसके बारे में आप कैसे बताना चाहते हैं? तो बेसिकली मेरे फ्रेंड की मॉम थी, तो उनको कैंसर आया था। तो उनको ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, ऑल्टरनेटिव हीलिंग उनको ज़्यादा बेटर लगी जो नॉर्मल एलोपैथी या
एलोपैथी से, तो शी थॉट दैट आई थिंक वेलनेस, ऑल्टरनेटिव वेलनेस या ऑल्टरनेटिव थेरेपी या होलिस्टिक हीलिंग इज़ नाउ द कॉल ऑफ द डे। तो उन्होंने मतलब वो, मैं भी इतना इम्प्रेस हो चुका था आयुर्वेद से, और इम्प्रेस्ड हूँ एक्चुअली आयुर्वेद से और अदर थेरेपी से, बेसिकली रेकी है। तो उन्होंने बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि अमीश आई थिंक यू नो ये लाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि पीपल दिन ब दिन लोगों के फिजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग। और वो आयुर्वेद से काफ़ी हद तक क्योर भी हो चुकी थी। So eventually I thought कि you know what Amish, now it's time कि तू भी कुछ you know if you can go into this line or do something. So I just thought कि ठीक है, you know I think mainly since if you are talking about Ayurveda, massages is mainly one of the most important integral part of Ayurveda. तो I just thought कि ठीक है massages सीखने चाहिए हमें। तो फिर मैंने मसाज इंस्टीट्यूट में एनरोल किया, काफ़ी पैसे दिए, अच्छा था, और पैसे अच्छे थे, हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मैंने दिया। बट आई रियलाइज्ड कि पैसे ले चुके हैं, बट हम जब सिखाने की बारी आई, जो सर थे और मैम थे, सर पर्टिकुलरली वो पथेटिक थे। आई मीन ही हैड नो नॉलेज अबाउट एनी सिंगल थिंग, खाली उन्होंने पैसे ले लिए और जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज थे वो थियोरी बोलते थे, प्रैक्टिकल कुछ हमें सिखाया नहीं। सो आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स वहाँ पर बन चुके थे, और काफ़ी लोग मेरे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स बन चुके थे। तो मैंने देखा कि मतलब देवर मतलब मिडिल क्लास से, सेमी मिडिल क्लास से थे, तो उन्होंने काफ़ी पैसा भरा और उनको कुछ सिखाया नहीं। तो उन्होंने लोन लिया था बैंक से या अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, और थिंकिंग कि नहीं वो लोग सीखेंगे, कुछ करेंगे लाइफ में आगे, पैसा भर के मसाज सीखेंगे और फिर दूसरे के मतलब पैसा कुछ बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि यार ये तो बहुत मतलब हमारे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। सो आई थिंक वो स्कैम वहीं से हुआ कि पैसा पूरा ले, और एक बार आपने पैसा भर भी दिया, फिर आप कहाँ से, कोई थोड़ी पैसा भरता है, कोई 5 रुपया वापस देता नहीं है। तो ये तो हमारे हज़ारों की बात थी। तो फिर उन्होंने पैसा नहीं दिया हमें, और सर्टिफिकेट दे दिया कि ठीक है आप A+ पास हो चुके हो, बट द फैक्ट इज़ दैट वी वर नॉट गुड, हम लोगों को कुछ आता नहीं था। सो व्हेन आई रियलाइज दैट कि हमारे पैसे, तो हमको चीट किया गया, हमारे साथ एक स्कैम हुआ है। सो दैट इज़ व्हेन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग जिससे मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ, लोगों को सिखा सकूँ। एंड दैट इज़ व्हाई वी थॉट ऑफ डूइंग ये इंस्टा, विच इज़ इंटरनेशनल स्पा ट्रेनिंग अकेडमी। एंड तो यही मेरी सोच है कि यही भावना है कि एवरीवन शुड कम हियर, एवरीवन शुड लर्न, और फिर दे शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। एंड और जो मुझे वहाँ पे दुख हुआ है, तो बस मैंने यही सोचा भी मेरा एक ही पक्ष और एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे भी करके लोगों को सिखाओ और लोगों को आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा दूँ। तो सर आपने इंटरनेशनल स्पा ट्रेनिंग एकेडमी ये क्यों ओपन किया और इसका फ्यूचर क्या है? सो बेसिकली जब मैं थेरापिस्ट बनने जा रहा था, और मैंने थेरेपी के क्लासेस में पैसा भरे, तो मुझे ये देखा मैंने कि पैसे काफ़ी लिए थे मेरे पास, हर एक स्टूडेंट के पास। और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने हमारे साथ स्कैम किया, चीट किया, क्योंकि पैसा इतना लेने के बावजूद भी कुछ सिखाया नहीं। तब जाके मुझे दिल में बहुत दुख हुआ कि यार इतना पैसे लेने के बावजूद, और जैसे मेरे काफ़ी महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हो चुके थे, और काफ़ी लोगों ने फ्रेंड्स और फैमिली से प्राइवेट लोन लिया था, बड़े
ऊंचे ब्याज रेट के ऊपर, ब्याज दर के ऊपर, और फिर जब उनको कुछ सिखाया नहीं तब मेरी भी कहीं ना कहीं जान जली थी कि यार, और मेरे भी तो पैसे गए थे। तो मुझे लगा कि हाँ, लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ सीखना है, मतलब कुछ करना है लोगों के लिए, तो एक आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि लोगों को एक तो ऑल्टरनेटिव हीलिंग वेलनेस थेरेपी भी सीख लेंगे, विच इज़ रियली गुड आज के टाइम में और इन द फ्यूचर। और सेकेंडली इज़ आई थिंक दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियली लर्न। और सिर्फ पैसा भरना, मैं तो उनसे भी कम पैसा लेने वाला हूँ, और आई विल मेक श्योर दैट पीपल रियली लर्न। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि एक जो स्टूडेंट हो गए, एटलीस्ट 1 और 2 स्टूडेंट जिनकी आर्थिक मतलब जिनकी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, तो हम लोग उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का प्लान कर रहे हैं। तो दैट्स इज़ व्हाट वी वांट कि एवरी स्टूडेंट शुड बी इंडिपेंडेंट, और एवरी मैन वुमन जो भी यहाँ पर आते हैं, बॉय गर्ल, और दे शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि उनको किसी के आगे हाथ ना लंबाना पड़े और उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिल सके। तो सर, ये स्पा ट्रेनिंग एकेडमी है कहाँ पे लोकेटेड? ये दादर जो सबब है बॉम्बे का, उसमें है, और विच इज़ ओनली, और ये एकदम स्टेशन से बहुत नज़दीक है। आपने स्टेशन से तो नज़दीक क्यों रखा? ताकि मुझे पता है कि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जहाँ पे मैं पढ़ता था, तो काफ़ी लोग सेंट्रल लाइन से भी आते, हार्बर से भी आते, तो वो बच्चों को जो वर्किंग क्लास हो, जो ऑलरेडी वर्क करते हैं और उनको साथ में ये भी करना है, तो उनको दूसरी कोई भी मैं अगर सबब पकड़ता तो फिर उनको ट्रेन्स चेंज करनी पड़ती। तो दादर इसीलिए मैंने चूज़ किया, ताकि दे डोंट नीड टू चेंज द ट्रेन्स एनी मोर, डायरेक्टली फिर वो सेंट्रल हो, हार्बर हो या वेस्टर्न लाइन कहीं पर भी हो, और दादर स्टेशन से एकदम नज़दीक है, 2 मिनट की दूरी पर। सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट, so that they don't have to waste their time plus money on traveling. ओके सर, हमारे पॉडकास्ट का ना एक लास्ट पार्ट होता है जहाँ पर जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो हमारे स्टूडेंट्स को लाइफ में मार्गदर्शन दें, लाइफ में आगे करना क्या है उसके बारे में बताएं। तो जो जिन्हें कुछ सीखना है या फिर यहाँ पर आके कुछ अपने आप को आगे बढ़ाना है, उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? आई थिंक वी आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम ईच वन ऑफ यू ऑल, और आप लोग आइए और सीखिए। और हमारे चार्जेस भी काफ़ी नॉमिनल है, और बेसिक हम लोग आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की सारे ट्रेनिंग हम लोग आपको दे सकते हैं, देंगे। और वी विल मेक श्योर कि आपकी भी लाइफ में एक ही गोल हो कि कैसे आपको अपने आप को फिट रखना, हेल्दी रखना, और you can give, this is I think the best profession, or because you are going to share with others, eventually making others feel good, और others को भी आप ये बता पाएंगे कि उनको भी स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है। So I think this is a great profession, and we welcome each one of you all. Come here, learn with us, and more importantly grow with us, and so you can have your own financial independency, and you will have your own financial freedom. Or we would love to have you in our classes. So that is what International Spa Training Academy, जिसका short form INSTA है. So please come and we'll be happy to have you here. Thank you. थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।